गाजा युद्ध में असफलता कारण विरोध बढ़ रहा है। ईरान में भी असफल माने जा रहे हैं नेतन्याहू, इसलिए घरेलू मोर्चे पर घिर गए हैं। विपक्षी नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। 50% इजरायली लोग नेतन्याहू की सरकार नहीं चाहते हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार और युद्ध अपराध के आरोप भी हैं। उन पर भ्रष्टाचार के 3 मामले चल रहे हैं। इजरायली लोग सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं इनको सत्ता से हटाया जाए। नेतन्याहू सरकार ने लोगों के एकत्रित होने पर बैन लगा दिया है। तो इजराइल में ईरान, लेबनान, गाजा के साथ चल रहे लंबे समय से तनाव के बीच नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है। खास करके तेल अवीव में हजारों लोग सड़क पर उतरकर सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने एकजुट होकर टुगेदर पार्टी का ऐलान कर दिया है। इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है कि आने वाले 2027 के चुनाव में नेतन्याहू को सत्ता से बाहर किया जाए, इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल के कारण नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू अगली बार चुनाव में सत्ता से दूर हो सकते हैं। हालांकि रक्षा जानकार मानते हैं कि नेतन्याहू फिर से इजराइल को जंग में झोंक सकते हैं, जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। लेकिन विपक्ष इस बार पूरी ताकत लगा रहा है कि इस भाई साहब को यहां से पदस्थापित किया जाए, पद विस्थापित किया जाए। अब चलिए तीसरे अध्याय की बात करते हैं। तीसरे अध्याय में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की बात करेंगे, जो हाल ही में होर्मुज में जहाज भेज चुके हैं। शुरुआत में स्टारमर ने ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया था, जिसमें ईरान पर हमले के लिए ब्रिटिश सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मांग की गई थी। फिर दबाव में 1 मई को रक्षात्मक हमलों के लिए वो मान गए। नतीजा यह है कि दोनों तरफ से आग है। कीर स्टारमर करें तो क्या करें। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा समय लगाया, हम कीर स्टारमर से बहुत निराश हैं। कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके ने स्टारमर को कायर और अमेरिका का साथी न देने वाला कहा। लिबरल डेमोक्रेट्स ने और गहरी भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी। ग्रीन पार्टी ने इजराइल का साथ छोड़ने की मांग की। यानी पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर स्टारमर के खिलाफ हो गया। अलग अलग दिशाओं से हमले हो रहे हैं। 47% ब्रिटिश मतदाताओं का मानना है कि स्टारमर ने इस युद्ध को बुरी तरह से संभाला। 59% ब्रिटिश नागरिक इस संघर्ष के विरोध में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा है। लोकल चुनाव के बाद जिसका डर था, उसकी आहट सुनाई दे रही है। अब तो खुलेआम स्टारमर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। दरअसल 70 से ज्यादा लेबर सांसदों और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। यह मांग तब उठी है जब सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनाव में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण स्टारमर सरकार के भीतर नेतृत्व संकट गहरा गया है और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में आ गई है। दबाव और तब बढ़ गया जब 4 मंत्री पद के सहायकों ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निजी तौर पर सवाल उठाया कि क्या स्टारमर 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक लेबर पार्टी का नेतृत्व कर पाएंगे या उन्हें पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में कैसे, ये भी जान लेते हैं। तो कीर स्टारमर जो कि ब्रिटिश के पीएम हैं, 70 से अधिक सांसद कह रहे हैं कि भाई साहब इस्तीफा दे दीजिए, थैंक यू वेरी मच। स्थानीय चुनाव में हार के बाद स्टारमर पर प्रेशर बढ़ा हुआ है। दबाव के बावजूद कीर स्टारमर पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए 81 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा है। स्टारमर के 4 सहयोगियों ने अपने पद से पहले इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष कह रहा है कि स्टारमर ने जनता का भरोसा खो दिया है। ईरान मुद्दे पर ब्रिटेन की नीति से अमेरिका भी नाराज है, ब्रिटिश नागरिक भी नाराज हैं और होर्मुज में युद्धपोत भेजने के फैसले से वहां के नागरिक भी नाराज हैं। यानी इन भाई साहब की कुर्सी भी खतरे में है। दरअसल कीर स्टारमर जुलाई 2024 में भारी जीत के बाद सत्ता में आए। उनकी वापसी से ब्रिटेन में 14 साल की कंजर्वेटिव सरकार का अंत हुआ, मगर तब से अब तक उन्हें आर्थिक सुस्ती, बढ़ती महंगाई और ईरान के विवाद को लेकर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। बहरहाल कीर स्टारमर पर बढ़ते दबाव के बीच संभावित उत्तराधिकारियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इसमें वेस्ट स्ट्रीटिंग और पूर्व उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और ईरान जंग को लेकर अभी और ज्यादा किरकिरी होनी बाकी है। अब आइए एक और लीडर के बारे में आपको बताता हूं जो अभी अभी होर्मुज पहुंच रहे हैं, मैक्रों के बारे में। फ्रांस की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि मैक्रों ने सबसे चालाक दांव खेलने की कोशिश की और फिर फंसे भी। फ्रांस और ब्रिटेन ने होर्मुज में नौसैनिक उपस्थिति पर चर्चा शुरू की। शुरुआत में तो फ्रांस ने कहा कि हम जंग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे,
अमेरिका के साथ नहीं है, अमेरिका से तनातनी भी दिखाई। लेकिन बाद में सबको समझ आ गया कि इमैनुअल मैक्रों अमेरिका के साथ मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं और होर्मुज खुलवाने के लिए परमाणु युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल को भेज दिया। ईरान ने चेतावनी दी कि फ्रांसीसी युद्धपोतों की तैनाती पर निर्णायक और तत्काल जवाबी हमले किए जाएंगे। तो मैक्रो पीछे हटे। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने कभी ईरान के साथ समन्वय किए बिना होर्मुज में तैनाती पर विचार नहीं किया। ट्रंप चाहते थे कि यूरोपीय देश होर्मुज पहुंचे अमेरिका के साथ खड़े हों और होर्मुज को खुलवाएं, ईरान पर हमले करें। मैक्रो विरोध करते रहे और यह विरोध सार्वजनिक तौर पर भी की। मैक्रो ने कहा कि बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा उलझन है, दुनिया को स्थिरता चाहिए। घर में हालात पहले ही खस्ता थी। फ्रांस में पहले से ही ब्लॉक एवरीथिंग के नारे के साथ जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। मैक्रो घिरे हुए हैं बढ़ते कर्ज, महंगाई, सरकारी बजट कटौती के खिलाफ और होर्मुज बंद होने के कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे न सिर्फ तेल के दाम बढ़े हैं फ्रांस में, बल्कि वहां पर जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो भी महंगी हो गई। मैक्रो इसको संभाल नहीं पाए और मैक्रो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली कहानी में फंस गए। अभी तक मना करते रहे, उसके बाद सीधे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल को होर्मुज में भेजने का फैसला कर लिया। अब यही बात वहां के लोगों को नागवार गुजरी। मैक्रो और जर्मन चांसलर मर्ज दोनों होर्मुज का कोई भी हल निकालने में संघर्ष कर रहे हैं। ना तो वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ खुद को दिखा सकते हैं, ना इंडिविजुअली वहां सेना भेज सकते हैं। भेजा भी है तो युद्धपोत भेजा है, वो भी कैरियर, न्यूक्लियर कैरियर एयरक्राफ्ट। अब इसकी वजह से मैक्रो दोराहे पर है, इसलिए उनकी कुर्सी भी खतरे में है। अब ये करे तो करे क्या? ना भेजे तो अमेरिका से नाराजगी, भेजे तो वहां के लोगों से नाराजगी, यानी इनकी कुर्सी भी खतरे में। मध्यावधि चुनाव के बाद इनकी स्थिति कमजोर हो गई। 2024 में समय से पहले चुनाव कराने इनको उल्टा पड़ा। पहले ही राजनीतिक अस्थिरता के संकट से जूझ रहे थे। आज की तारीख में किसी भी गुट के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। सरकार चलाना, कानून पारित करना भी मुश्किल है। फ्रांस में अब राइट विंगर्स पावर का उदय हो रहा है। अलोकप्रिय सुधार के कारण भी मैक्रो घेरे में है और ईरान में युद्धपोत भेजने के बाद मैक्रो पर इस्तीफा देने और चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है। होर्मुज में युद्धपोत भेजने से फ्रांस में नाराजगी है। अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते भी अभी ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि जो होर्मुज में रिजीम चेंज करवाना चाहते थे, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे, अब उन देशों में रिजीम चेंज के पूरे पूरे आसार हैं। चारों की कहानी मैंने आपको बता दी। यानी ईरान में रिजीम चेंज तो नहीं हो पाया, लेकिन जो ईरान पहुंचे उनके देश में रिजीम चेंज का खतरा जरूर मंडरा रहा है। इसके पीछे एक ठोस तर्क यह भी है। पहला कि तेल के घर में घुसना, होर्मुज बंद है, तेल महंगा है। तेल महंगा है तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा। सब महंगा तो महंगाई घर घर पहुंच गई। घर घर पहुंची तो वोटर्स नाराज हो गए। दूसरा यह कि युद्ध का कोई आसान अंत नजर नहीं आ रहा है। दुनिया की ताकतें मिलकर भी अमेरिका को नहीं रोक पा रही हैं, ईरान को समझा नहीं पा रही और ईरान अपनी ताकत के बलबूते होर्मुज को बंद किए बैठा है। ईरान के पास सबसे बड़े सौदेबाजी का पत्ता है होर्मुज और ईरान के पास सो कॉल्ड एनरिच्ड यूरेनियम भी मौजूद है। और यहां तक कि ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो होर्मुज को ही अपना परमाणु हथियार मानता है। तो क्या इन देशों में जो सत्ता परिवर्तन है उससे होर्मुज में चीजें बदलेंगी? क्या ईरान पर हमला करना इन देशों के लिए शापित है या इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए? जो भी नेता इस मामले को हल्के में लेता है वो अपनी सियासी करियर के सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंसता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।